हिंद बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम दीपक का जो रिवीजन मॉडल टेस्ट पेपर है उसको सोल्व करेंगे। और इस लेक्चर में जो हमारे पास होगा वो क्लास 10th का मैथ होगा। इसमें हम जो चैप्टर फर्स्ट है दैट इज रियल नंबर और हिंदी में इसको वास्तविक संख्याएं बोलते हैं वो डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। और जो ये लेक्चर है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। और ये स्पेशली जो लेक्चर है वो हमारे पास HBSC जो हमारे पास हरियाणा बोर्ड है उसके लिए है। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट चैप्टर के MCQ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट ये है, निम्नलिखित में से अप्रिमेय संख्या छांटिए कि इनमें से ना इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे। तो देखिए हम ऑप्शन बाय ऑप्शन सभी को देखते हैं कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। अब ए को देखिए आप, ये यहां पर है √9 होता है। 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर और इसका ये रूट से कैंसिल तो ये आएगा 3। अब ये देखो ये तो इंटीजर है तो ये इर्रेशनल नंबर नहीं है। सेकंड देखो आप, बी ऑप्शन है जो वो √14 है और √14 किसी का स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि अगर मैं 14 के प्राइम फैक्टर करूं तो ये 2 × 7 आएगा। और यहां देख लो आप, 2 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 7 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, √14 है जो वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। इसी प्रकार अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूं तो ऑप्शन है √25। 25 को मैं लिख सकूं 5 का स्क्वायर और इसका है रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल कितना आया 5। ये भी क्या है, ये भी इंटीजर है तो ये भी इर्रेशनल नंबर नहीं है। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें तो ये है 36 को मैं लिख सकता हूं 6 का स्क्वायर, इसका रूट तो स्क्वायर से रूट कैंसिल तो कितना आएगा 6 और ये भी क्या है, इंटीजर है। तो आप देख सकते हो जो ऑप्शन ए है वो भी क्या, इंटीजर, 25 भी इंटीजर, √36 भी इंटीजर। तो जो बचा वो कितना बचा, ऑप्शन बी बचा। मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो ये है, निम्नलिखित में से अप्रिमेय संख्या छांटिए। जो इनमें से इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए ऑप्शन बाय ऑप्शन सभी को देखते हैं। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो ये √8 है। √8 को रूट वैसे का वैसा 8 को मैं लिख सकता हूं 2 × 2 × 2, ये लिख सकता हूं मैं, तो ये इक्वल है। अब देखो ये है √2 × 2 × √2, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि जो रूट है वो इन सभी का रूट है तो अलग अलग भी लिख सकता हूं। अब देखो 2 × 2 ये 2 का स्क्वायर और इसका क्या है, रूट × √2, ये है। स्क्वायर से रूट कैंसिल तो ये कितना बचा 2 और बाद में कितना बचा 2। तो आप यहां देख सकते हो क्या इसका जो रूट है वो रिमूव हुआ, वो रिमूव नहीं हुआ। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हम देखें क्या कोई दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट होगा, तो देखते हैं। बी की बात करूं अगर मैं तो ये है √16, रूट वैसे का वैसा 16 को मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 × 4 16 होता है। स्क्वायर से रूट कैंसिल तो कितना बचा 4। ये क्या है, ये इंटीजर है तो ये भी इर्रेशनल नंबर नहीं है। अब अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूं तो ये √49 है। √49 को मैं लिख सकता हूं 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 × 7 49 होता है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल ये बचेगा 7, ये भी क्या है, इंटीजर है, रेशनल नहीं है। अब अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूं तो ये है √81 इक्वल √81 को मैं लिख सकता हूं 9 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो ये आएगा 9। तो यहां पर भी ये इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इसका भी रूट रिमूव कर दिया, इसका भी रूट रिमूव कर दिया, इसका भी रूट रिमूव कर दिया, लेकिन जो √8 है ना उसका कंप्लीटली पूरी तरह से रूट रिमूव नहीं हुआ। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उसकी स्टेटमेंट ये है, 12 और 20 के HCF और LCM में संबंध होगा। मींस द रिलेशन बिटवीन HCF
एंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 20 विल बी, हमने बताना है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 के सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर करिए। अगर 12 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 ये आएगा, और इसको मैं लिख सकूं 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3, ये लिख सकूं। इसी प्रकार अगर मैं 20 की बात करूं तो 20 को लिख सकूं 2 इंटू 2 इंटू 5, और ये इक्वल है 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5, ये है। अब अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो जो एचसीएफ है 12 और 20 का, वो देखो कितना है। यहां पर हमने देखना है सबसे ज्यादा मैक्सिमम कॉमन कितना है। अब यहां देखो 2 2 कॉमन है तो ये लिख दो, फिर ये 2 2 कॉमन है तो ये लिख दो, बाकी देखो कोई भी कॉमन नहीं है, तो यहां पर जो एचसीएफ होगा वो 4 होगा। सेकंड, अगर मैं एलसीएम की बात करूं 12 और 20 की, तो ये इक्वल है। अब देखो यहां पर कौन कौन से नंबर है, 2 भी है यहां पर इन दोनों में देखो, फिर 3 भी है और फिर 5 भी है। सबसे पहले आपने ये लिखना है। अब देखना 2 मैक्सिमम कितनी बार है, यहां पर 2 बार है और यहां पर भी 2 बार है, मींस मैक्सिमम कितनी बार है, यहां पर भी 2 यहां पर भी 2, तो मैक्सिमम तो 2 बार हुआ ना। तो यहां पर 2 रेज टू द पावर 2, 3 कितनी बार है, यहां पर 1 टाइम्स है, एक ही बार है, तो 3 रेज टू द पावर 1। 5 कितनी बार है, एक बार है, तो ऐसे लिख देना है। अब इसका आंसर अगर मैं निकाल लूं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये है 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 3 6 इंटू 10, ये कितना होएगा 60 होएगा। तो आप यहां देख सको कि ना जो एचसीएफ है ना वो क्या है, एलसीएम तो छोटा है, तो जो करेक्ट ऑप्शन हो गया ना वो हमारे पास एचसीएफ लेस देन एलसीएम है, तो ये है। अब देखो मैं आपके नॉलेज के लिए एक चीज बता देता हूं, अगर ना इफ ए इक्वल बी है, अगर 2 नंबर है कोई भी, अगर ए इक्वल बी है तो जो एचसीएफ होगा ना वो इक्वल एलसीएम होगा, और वो कितना होगा, वो ए के बराबर होगा या बी के बराबर होगा। अगर ए बी के बराबर नहीं है तो हमेशा एचसीएफ होगा ना वो छोटा होगा एलसीएम से। तो आपने ये देखना है कि अगर दोनों सेम नंबर है तो एलसीएम एचसीएफ सेम होगा, अगर दोनों नंबर डिफरेंट है, अलग अलग हैं, तो एचसीएफ छोटा होगा और जो एलसीएम है वो क्या होगा, वो बड़ा होगा। तो ये रिलेशन है। लेकिन एचबीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि जैसे यहां पर कोई 2 नंबर दे दिए थे ए और बी, उन्होंने नाम ही लिखा था, सिर्फ ए और बी दे दिया था और बताना था कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन है जो वो ये भी करेक्ट था, ऑप्शन है जो वो ये भी करेक्ट था, लेकिन कंडीशन थी और उसने कंडीशन नहीं दी थी। तो आपने देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, और आपने अगर लगाना है, अगर कंडीशन ना गिवन हो तो ये ऑप्शन लगाना है, अगर कंडीशन गिवन हो तो फिर देखना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट ये है, 2 धनात्मक पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएम में संबंध होगा। तो रिलेशन बताना हमने एलसीएम और एचसीएम में क्या होगा अगर हमारे पास कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो देखना सबसे पहले कंडीशन होती है यहां पर, अगर ना इफ ए इक्वल बी है, मान ले 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं और दोनों ही सेम है, तो जो एचसीएफ होगा ना वो किसके बराबर होगा, वो एलसीएम के बराबर होगा। अगर इफ ए इक्वल नहीं है बी के तो एचसीएफ किसके बराबर होगा, एचसीएफ लेस देन होगा एलसीएम से। आप ये देख भी सकते हो, जैसे सिंपल एग्जांपल ले लीजिए 2 और 2 ले लीजिए, ये दोनों सेम है, तो जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, वो दोनों होगा 2 ही होगा, और एलसीएम भी कितना होगा, वो कितना होगा, वो भी 2 होगा। आप देख सकते हो। लेकिन अगर मैं 2,4 लूं, मान लीजिए यहां पर 2,4 है, तो फिर देखना तो जो एचसीएफ होगा ना
वो इन दोनों में कॉमन होगा, और 4 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2। तो आप यहाँ देख सकते हो 2 है ना, वो कॉमन है, तो जो एचसीएफ वो 2 है, और एलसीएम क्या है, एलसीएम इन दोनों का 4 है। तो आप यहाँ देख सको कि अगर दोनों इक्वल हैं नंबर तो एचसीएफ एलसीएम सेम, अगर अलग अलग है तो एलसीएम बड़ा है एचसीएफ से। तो हमारे पास ये कंडीशन है, और आपने जो करेक्ट ऑप्शन लिखना है ना, वो करेक्ट ऑप्शन ये लिखना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है जो वो अंडरस्टूड है, जर्नल लागू होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये तो तब लागू होता है जब ए इक्वल बी होता है, और सी एज ऑप्शन वो हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और इसमें है इफ द एचसीएफ ऑफ 56 एंड 98 इज 40 देन इट्स एलसीएम विल बी, कि अगर हमारे पास 56 और 98 का जो एचसीएफ है वो 14 है, तो इसका एलसीएम कितना होगा। हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर है तो उन दोनों का एलसीएम इंटू उन दोनों का एचसीएफ वो किसके बराबर होता है, वो उन दोनों के जो संख्याएं हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब देखना, एलसीएम हमने निकालना है तो वैसे का वैसा, एचसीएफ हमारे पास 14 है तो ये हो गया, इंटू ए का वैल्यू कितना है 56, बी का वैल्यू कितना है 98। तो जो एलसीएम होगा ना, जो एलसीएम होगा वो किसके बराबर होगा, 56 इंटू 98 डिवाइड बाई 40। अब आप यहां देख सकते हो कि 56 इज डिविजिबल बाय 14, तो 14 1 जा 14, 14 4 जा 56। तो जो एलसीएम है वो किसके बराबर है, 98 इंटू 4, और 98 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 4 के साथ तो ये होगा, ये होगा। तो आप यहां देख सकते हो कि जो एलसीएम होगा वो 392 होगा, और यही क्या है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और इसकी स्टेटमेंट ये है इफ द एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज 13 देन इट्स एलसीएम विल बी, कि अगर हमारे पास 26 और 91 का जो एचसीएफ है वो 13 है तो उनका एलसीएम कितना होगा। तो हम सभी जानते हैं एक फॉर्मूला कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है वो किसके बराबर होता है, वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर होता है। एलसीएम कितना है, एलसीएम हमने निकालना है, एचसीएफ हमारे पास कितना है वो 13 है, इक्वल ए फर्स्ट नंबर 26 है, सेकंड नंबर हमारे पास कितना है वो 91 है। तो देखना, तो एलसीएम है जो वो कितना है, वो 26 इंटू 91 डिवाइड बाय 13, तो ये इक्वल है। अगर मैं 26 को 13 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 2 आएगा, यहां पर 91 है तो ये होगा 182, और यही क्या है, यही हमारा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि √5 इज, कि √5 क्या है। हम सभी जानते हैं कि जैसे ये हो गया हमारे पास √5 हो गया, क्या इसका जो ये हमारे पास √5 है, क्या इसका हम पूरी तरह से रूट रिमूव कर सकते हैं। जैसे √25 हो गया, √25 को मैं लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर, और ये है इसका रूट, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये 5 आ गया। तो आप यहां देख सकते हो कि ये है ना जो अंदर है वो कंप्लीटली पूरी तरह से रूट रिमूव हो गया। तो इसको तो मैं नंबर बोलता हूं ये प्रिमेय संख्या है, या फिर ये सारी है। लेकिन अगर मैं इसका चाहूं तो क्या इसका रूट मैं रिमूव कर सकता हूं, कभी नहीं कर सकता। तो ये क्या है, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, अप्रिमेय संख्या है। दूसरा, अगर यहां पर आपको जैसे रूट हो गया √p, वेयर p is positive and where p is positive and non-square integer, then √p is irrational। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ना हमारे पास ये √p जैसा कुछ है,
और जहां पर p क्या है, पॉजिटिव है और वो नॉन स्क्वायर इंटीजर है, मीन्स वो किसी का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। कई बार ये भी दे देता है, इरेशनल नंबर को हटाकर ये रियल नंबर ही दे देगा, वास्तविक संख्या दे देगा। तो आपको पता है ना, जो इरेशनल नंबर है, जो अप्रमेय संख्या है, वो वास्तविक संख्या होती है, वो रियल नंबर होता है। तो ऑप्शन डी भी तब भी हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखना, अगर मैं नंबर लू जैसे 1, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10, √11, √12, √13, √14, √15, √16, वैसे चलता रहेगा ये। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन से प्रमेय है, कौन से अप्रमेय है? तो अब देखना, क्या 1 किसी का स्क्वायर होता है ना, तो ये प्रमेय संख्या है। क्या 2 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं, तो ये क्या है, ये हमारे पास अप्रमेय संख्या है, इररेशनल नंबर है। क्या 3 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं, तो ये भी है। क्या 4 स्क्वायर होता है? 4 2 का स्क्वायर होता है, तो ये नहीं है। क्या 5 होता है? नहीं होता, तो ये भी है। क्या 6 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता, तो ये भी है। क्या 7 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं, ये भी है। क्या 8 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं, ये भी है। 9 किसी का स्क्वायर होता है? हाँ, 3 का स्क्वायर होता है, तो ये नहीं है। 10 किसी का स्क्वायर? नहीं, तो ये भी है। 11 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये भी है। 12 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये भी है। 13 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये भी है। 14 किसी का स्क्वायर नहीं है, ये भी है। 15 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, इसी प्रकार ये भी है। अब देखो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है, तो ये नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास जो रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, वो कैसे पहचाने जाते हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है, व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ 64 एंड 96? कि जो एचसीएफ है ना, किसका, 64 का और 96 का, वो कितना है, वो हमने बताना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले टुकड़े करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। जैसे 64 है, अगर मैं 64 के प्राइम फैक्टर करूं तो आप यहां कर लीजिए। 64 चलेगा 2 पर, तो आएगा 32, फिर 2 पर 16, फिर 2 पर 8, फिर 2 पर 4, फिर 2 पर 2, फिर 2 पर 1, ये आएगा। अब देखना, जो हमारे पास 96 है, 96 क्या फैक्टर करो, तो ये चलेगा 2 पर, तो यहां पर आएगा 48, फिर चलेगा 2 पर, तो ये आएगा 24, फिर चलेगा 2 पर, ये आएगा 12, फिर चलेगा 2 पर, ये आएगा 6, फिर चलेगा 2 पर, फिर आएगा 3 पर 1 आएगा। तो जो हमारे पास 64 है, उसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ आप देख सकते 6 बार है, 2 2 4 2 6, 2 4 6, ये है। 96 का देखो, 96 है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये है हमारे पास। तो यहाँ पर जो 2 है वो 3 टाइम्स है, 5 टाइम्स, और यहाँ पर जो 3 है वो 1 टाइम्स। अब जो एचसीएफ है ना 64 का और 96 का, वो देखो आप कॉमन कितना है। यहाँ पर 2 2 ये कॉमन है, तो ये 2 लिख लो, फिर ये 2 2 कॉमन है, तो ये 2 लिख लो, फिर ये 2 2 कॉमन है, तो ये 2 लिख लो, फिर ये कॉमन है तो इसको भी लिख लो, ये कॉमन है इसको भी लिख लो। तो देखो आप कितना होगा, 2 4 8 16 32, तो ये होगा 32 आंसर। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो हमारे पास एचसीएफ है 64 का और 96 का, वो कितना है, वो हमारे पास 32 है, और यही हमारा आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है, इफ द एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, देन इट्स एलसीएम विल बी। कि अगर हमारे पास 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 है, तब हमने उनका एलसीएम निकालना है। तो देखना, हम सभी जानते हैं कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ
टू नंबर होता है ए इंटू बी। तो जो एलसीएम है हमारे पास वो निकालना है। एचसीएफ 9 है, ए का वैल्यू वो 306 है, बी का वैल्यू 657 ये है। तो जो एलसीएम होगा वो 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9 होगा। अब देखो जो 9 है वो 306 और 657 दोनों का एचसीएफ है, तो इन दोनों से डिवाइड होगा। तो मैं 657 से अगर इसको डिवाइड करूं, 657 डिवाइड बाई 9, तो देखना 63 आएगा और 9 3 जा 27 आएगा, तो यहां पर आएगा 0। तो यहां पर होगा 306 इंटू कितना बचा 73। अब हमने क्या करना है, 306 की मल्टीप्लाई करनी है 73 के साथ। तो 306 इंटू 73, तो ये होगा 819। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 223338। और आप देख सकते हो कि जो एलसीएम है ना हमारे पास 306 का और 657 का, वो कितना है 22338। ये आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है, इफ द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इज 4 देन इट्स एलसीएम विल बी। कि अगर हमारे पास जो 96 और 404 का एचसीएफ वो 4 है, तो इनका एलसीएम कितना होगा। अब हम सभी जानते हैं एक फॉर्मूला है जो कि एचसीएफ इंटू एलसीएम वो कितना है, वो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर है। अब एचसीएफ कितना है, वो 4 है। एलसीएम हमने निकालना है, इक्वल पहला नंबर है जो वो 96 है, दूसरा नंबर है जो 404 है। तो जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 96 इंटू 404 डिवाइड बाय 4। अब देखना कि जो 4 है ना वो एचसीएफ है 96 का और 404 का, तो 96 से भी डिवाइड होगा 4 और 404 से भी डिवाइड होगा। तो अगर मैं 404 से डिवाइड करूं 4 को, तो ये 101 आएगा। और अगर मैं इसकी मल्टीप्लीकेशन करूं 101 की किसके साथ 96 के साथ, तो ये आएगा 606909 इंटू 909, तो यहां पर आएगा 96। तो जो एलसीएम होगा 96 होगा। और आप यहां देख सकते हो कि जो एलसीएम है ना हमारे पास 96 का और 404 का, वो कितना है 96 है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट ये है, इफ द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45 देन इट्स एलसीएम विल बी। अगर 135 और 225 का जो एचसीएफ है वो 45 है, तो इनका एलसीएम कितना होगा ये हमने निकालना है। अब देखिए हम सभी जानते हैं कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है वो किसके बराबर होता है, वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होता है, मींस ए इंटू बी के बराबर होता है। एलसीएम हमने निकालना है। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमारे पास 45 है, इक्वल फर्स्ट नंबर जो है वो 135 है, सेकंड नंबर कितना है 225 है। तो अगर मैं यहां से एलसीएम निकाल लूं तो ये इक्वल होएगा 135 इंटू 225 और डिवाइड बाय 45, तो ये इक्वल है। अगर 135 को मैं 45 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा 3 आएगा इंटू 225 आएगा। और अगर मैं 225 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा 675 आएगा। और आप देख सकते हो कि जो एलसीएम है ना हमारे पास 135 का और 225 का, वो कितना है, वो हमारे पास 675 है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट ये है,
if the HCF of 124 and 148 is 4 then its LCM will be, कि अगर हमारे पास 124 और 148 का जो HCF है वो 4 है तो इसका LCM कितना होगा वो हमें बताना है। तो देखना, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो ये है कि LCM इंटू HCF है ना, जो वो किसके बराबर है, वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के ये बराबर है। अब हमने निकालना है HCF, LCM तो LCM वैसे का वैसा, HCF है जो वो 4 है, पहला नंबर है जो वो 124 है, दूसरा नंबर है जो वो 148 है, ये है। तो जो LCM है वो इक्वल है 124 इंटू 148 डिवाइड बाई 4। अब देखो जो 4 है वो HCF है 124 और 148 का, तो ये दोनों से डिविजिबल होगा। तो अगर मैं 124 को 4 से डिवाइड करूं तो देखना कितना बचेगा, ये बचेगा 31, क्योंकि अगर मैं 124 को डिवाइड करूं 4 से तो देखना 4 3 जा 12, 0 यहां से आएगा 4, तो ये बचेगा 31। और 31 की अगर मैं प्रोडक्ट करूं 148 के साथ तो देखना कितना होगा, मैंने मल्टीप्लाई करनी है 148 की विद 31, तो ये आएगा 841 इंटू 4 तो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना आएगा 4588। ये क्या आएगा हमारे पास आंसर, मीन्स जो एलसीएम है 124 और 148 का वो कितना है, वो हमारे पास 4588 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट यही है, व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54, कि जो 336 और 54 है उसका एचसीएफ कितना होगा। तो अब हमारे पास जो गिवन है वो 336 है। सबसे पहले हमें इसके और 54 के ये करने पड़ेंगे हमें फैक्टर, प्राइम फैक्टर। तो 336 के फैक्टर कीजिए 336 के, तो यहां पर 2 पर चलेगा तो ये आएगा 1, यहां पर आएगा 6, यहां पर आएगा 8, फिर 2 पर कीजिए तो 8 4 आएगा, फिर 2 पर करोगे तो 4 2 आएगा, फिर 2 पर करोगे तो 21 आएगा, फिर 3 पर करोगे तो 7 आएगा, फिर 7 पर करोगे तो 1 आएगा। तो हम ये लिख सकते हैं, ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये है। इसी प्रकार अगर आप 54 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 54 ये चलेगा हमारे पास 2 पर, तो ये आएगा 27, फिर 2 पर चलेगा, यहाँ पर 3 पर चलेगा तो आएगा 9, फिर 3 पर चलेगा 3 आएगा, 3 पर चलेगा 1 आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो 54 वो इक्वल होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इनमें से आप कॉमन देखिए, जो एचसीएफ है किसका 336 का, 336 का और 54 का, वो कितना है कॉमन देखिए, 2 कॉमन है तो 2, यहाँ पर ये 3 कॉमन है तो 3। तो आप यहाँ देख सकते हो इनके अलावा यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है, तो जो इनका एचसीएफ है ना वो कितना है हमारे पास, वो 6 है, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट ये है कि जो एलसीएम है ना 672 और 120 का वो कितना होगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर कीजिए। 6 के अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं तो ये है 2 इंटू 3। इसी प्रकार अगर मैं 72 के फैक्टर करूं तो आप कर लीजिए यहां पर 72 के फैक्टर, तो ये चलेगा 2 पर 36, फिर चलेगा 2 पर तो ये आएगा 18, फिर चलेगा 2 पर आएगा 9, फिर 3 पर 3, फिर 3 पर 1, तो यहां होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 72 है जो वो किसके बराबर है 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 2, ये है। अब देखना है हमें 120 का, तो अगर मैं 120 की बात करूं तो इसके आप प्राइम फैक्टर कीजिए
ये 2 पर चलेगा तो 60, फिर 2 पर चलेगा तो 30, फिर 2 पर चलेगा तो 15, फिर 3 पर चलेगा 5 और 5 पर चलेगा 1। तो यहाँ पर जो हमारे पास 120 है, अगर मैं उसके प्राइम फैक्टर की बात करूं तो यहाँ पर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये है हमारे पास। अब देखना कि जो एलसीएम है ना वो कितना होगा। अब यहां पर देखो आप, यहां पर जो 2 नंबर भी है इन तीनों में, 3 भी है, कहीं होगा 3 भी जैसे ये रहा, 5 भी है जैसे ये रहा, ये हो गया। अब देखो मैक्सिमम टाइम्स 2 कितनी बार है, यहां पर 3 बार है, यहां पर 3 बार है और यहां पर 1 बार है। तो ज्यादा से ज्यादा कितनी है, 3 है ना, तो 2 रेज़ टू द पावर 3। इसी प्रकार यहां पर देखो 3 कितनी बार है, यहां पर 1 बार है, यहां पर हमारे पास 2 बार है, ये भी 2 बार है, तो स्केयर होगा। 5 देखो यहां पर 1 बार है, तो वैसे ही वैसा। अब देखो 2 रेज़ टू द पावर 3 8 इंटू 9 इंटू 5, ये होगा। तो ये है 8 इंटू 5 40 इंटू 9 और ये हमारे पास 360, ये आंसर है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो 672 और 120 का जो एलसीएम है ना वो कितना है, 360 है और यही हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर 6/15 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जो हमारे पास रेशनल नंबर है, प्रमेय संख्या 6/15 है, उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो देखते हैं क्या होता है। अब जैसे कई बच्चे ये करेंगे कि 6/15 है जो, अब 15 के प्राइम फैक्टर देखेंगे। 15 के प्राइम फैक्टर कितने हैं, ये हमारे पास है 2 इंटू 3 इंटू 5, ये है। तो आप यहां पर देख सकते हो कि जो डिनोमिनेटर वाले प्राइम फैक्टर है वो कितने हैं, 3 इंटू 5 है। ये इस फॉर्म का नहीं है, किस फॉर्म का, 2 रेज़ टू द पावर m इंटू 5 रेज़ टू द पावर n। तो ये लिख देंगे कि क्या है ये अशांत आवर्ती है। लेकिन आप इसको एक बार डिवाइड करके देखिए। डिवाइड करने के बाद मींस 15 को लिखिए बाहर और 6 को लिखिए अंदर। यहां पर ना चलने का पॉइंट तो ये होगा 4, तो 6 कितना आ गया, 0 आ गया। मींस जो इसका वैल्यू है वो तो 0.0 है और 0.0 क्या है, 0.0 तो टर्मिनेटिंग है, मींस शांत है। तो ये हमारा एक्सपेंशन गलत हुआ ना, नहीं, हमने यहां पर ये मिस्टेक की है। पहले 6/15 इसको अच्छे से काट के देखो। 6 के प्राइम फैक्टर करो 2 इंटू 3, 15 के प्राइम फैक्टर करो 5 इंटू 3, 3 से 3 कैंसल, कितना आएगा, 2/5 आएगा। अब देखो ये जो नीचे वाला है और जो 5 है ना वो इसी फॉर्म का तो है, 2 रेज़ टू द पावर 0 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 1। तो क्या है ये प्रसार इसका शांत है। तो हमने यहाँ पर ये देखना है कि इसका प्रसार क्या है, शांत है अथवा अशांत है। अगर ये स्मॉलेस्ट नंबर है, जैसे कोई भी नंबर हो गया, तो फिर तो इसको डिवाइड करके देख लेना। अगर नहीं हो तो फिर पहले ये प्राइम फैक्टर देखना, क्या कुछ कैंसिल होता है। अगर कुछ कैंसिल नहीं होता तो फिर जो नीचे वाला है उसके बारे में डिसीजन लेना है कि है टर्मिनेटिंग या नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए या फिर एक्सप्रेस 140 एज प्राइम फैक्टर। तो चलिए इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। तो प्राइम फैक्टर करने के लिए 140 को यहां पर लिखिए। ये किसने डिविजिबल हो गए, 2 पर चलेगा तो यहाँ आएगा 70, फिर 2 पर चलेगा 35, फिर 5 पर चलेगा 7, फिर 7 पर चलेगा 1। तो जो 140 है उसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 या फिर 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। और आप ये देख सकते हो कि जो इसके प्राइम फैक्टर है ना, 140 के प्राइम फैक्टर वो किस फॉर्म के हैं,
वो इस फॉर्म के। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, कि जो ये 3 + 2√5 है या प्रमेय संख्या है या नहीं। तो इस नंबर को देखिए आप 3 + 2√5, क्या इस नंबर को, जो ये नंबर है, इसका रूट रिमूव हो सकता है? इसका रूट रिमूव हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो 5 है ना वो क्या है, वो नॉन स्केयर है, 5 किसी का स्केयर नहीं है। तो इसी प्रकार अगर मैं √5 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तब भी ये हमारे पास नहीं हो सकता रूट रिमूव। अगर कोई नंबर है उसका हम रूट रिमूव नहीं कर सकते तो किस कैटेगरी में आएगा, वो हमारे पास अप्रमेय संख्या होगा या फिर वो इरेशनल नंबर होगा। और यही क्या है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उसकी स्टेटमेंट ये है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, जैसे 17/8 है, इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कि जो हमारे पास नंबर 17/8 है ये प्रमेय संख्या है। अगर मैं इसका दशमलव प्रसार लिखूं तो वह क्या होगा, वो शांत होगा या अशांत होगा। तो सबसे पहले आप यहां पर ये देखिए 17/8 ये है। अब आप 8 को देखिए, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 × 2 × 2, तो ये होगा 2⁻³ × 5⁻0। तो इस फॉर्म का ही तो होगा ना, 2⁻n × 5⁻n। और अगर ऐसा हो डिनोमिनेटर तो क्या होता है, ये टर्मिनेटिंग होता है। तो ये है जो, वो क्या है, वो हमारे पास टर्मिनेटिंग है। आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, जैसे मैं 70 लूं अंदर और 8 से डिवाइड करूं तो 8 2 जा ये आएगा 60, यहां पर बचेगा 1, तो पॉइंट लगाकर 0, 8 1 जा यहां पर होगा 8, फिर आएगा 2, फिर 0, फिर 8 2 जा ये आएगा 60, फिर आएगा 4, फिर 0, 8 5 जा ये आएगा 40, तो यहां पर आएगा 0। तो आप देख सको जो 70/8 है ना वो कितना है, वो 2.125 है। और ये क्या है, इसका जो एक्सपेंशन है वो क्या है, वो टर्मिनेटिंग है, वो शांत है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है, राइट एनी 2 इरेशनल नंबर, कि कोई भी दो हमें अप्रमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए जो इरेशनल नंबर है ना वो किस फॉर्म का होता है, √p का फॉर्म का होता है, जहां पर जो p है वो क्या है, वो नॉन स्केयर नंबर है, नॉन स्केयर पॉजिटिव इंटीजर, कि जो हम इसके अंदर लेना पहले तो पॉजिटिव होना चाहिए, फिर किसी का स्केयर नहीं होना चाहिए। तो आप कोई से भी नंबर ले लो, जैसे क्या 1 लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि 1 क्या है, वो 1 का स्केयर है। तो 2 लेंगे, 2 किसी का स्केयर नहीं है। क्या 3 किसी का स्केयर है, इसको भी लेंगे। क्या 4 किसी का स्केयर है, हाँ 2 का स्केयर है तो उसको नहीं लेंगे। 5 भी किसी का स्केयर नहीं है, 6 भी किसी का स्केयर नहीं है, 7 भी किसी का स्केयर नहीं है, 8 भी किसी का स्केयर नहीं है, 9 3 का स्केयर है, इसको नहीं लेंगे। इसी प्रकार 10 भी किसी का स्केयर नहीं है, 11 भी किसी का स्केयर नहीं है, 12 भी किसी का स्केयर नहीं है, 13 भी किसी का स्केयर नहीं है। तो ऐसे ही आप कितने भी नंबर ले सकते हो और इनमें से कोई 2 नंबर को आप लिख सकते हो। हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है, हमने लिखना है 0.0875 को हमने लिखना है p/q के रूप में। इसी प्रकार एक्सप्रेस करना हमने 0.875 को इन द फॉर्म ऑफ p/q की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको। तो इसको लिखने के मेथड है ना, हमारे पास 3 मेथड है, 3 फॉर्म में ये p/q की फॉर्म में लिख सके। तो देखो सबसे पहला जो मेथड है, ये नंबर को लिखना है p/q की फॉर्म में। तो जो ये नंबर है ना उसको पॉइंट के बिना लिख लो आप वैसे वैसा। तो 0.0875 डिवाइड बाई, अब देखो इसके नीचे लगाओ 1, पॉइंट के बाद देखो कितनी डिजिट है, और पॉइंट के बाद है ना 1 2 3 4 डिजिट है, तो 4 0 लगा दो। ये इसकी फॉर्म है। अब देखो यहाँ पे जो आगे है ना उसका कोई मतलब नहीं होता, तो जो आगे वाली 0 है ना हम छोड़ देंगे। तो 875 डिवाइड बाई
1000। ये इसकी होगी पहली फॉर्म। अब अगर मैं इसकी सेकंड फॉर्म लिखूं इसी नंबर की, तो ये है 875 डिवाइड बाई ये है। अब 875 875 वैसे का वैसा लिख सकूं, और इसने ना मैं ऐसा लिख सकूं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो ये इक्वल है 875 डिवाइड बाई, अब देखो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 कितनी बार है? 4 बार है ना, तो 10 की पावर 4। सेकंड फॉर्म ये होगी, और जो थर्ड फॉर्म है ना वो देखो 875 डिवाइड बाई 1 2 3 4 ये है। तो पहले आप ना इसके फैक्टर करो। अगर आप इसके फैक्टर करोगे ना ऐसा 8 7 5, तो 5 में चलेगा ये, तो 1 7 5 ये आएगा, और फिर 5 में चलेगा तो हमारे पास 35 आएगा, और फिर 5 में चलेगा तो 7 आएगा, और फिर 7 में चलेगा तो 1 आएगा। तो इसके आया प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है ये। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। अब आपना करने है इसके अभाज्य गुणनखंड, और इसके अभाज्य गुणनखंड इसके प्राइम फैक्टर करने के लिए ना, अब देखो 1 के बाद कितनी जीरो है? 4 जीरो है ना, तो इसकी जो प्राइम फैक्टर है ना वो 4 तो 2 होंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 4 ही 5 होंगे, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो जो कैंसल होता हो वो कैंसल कर दो, तो 5 से 5, इस 5 से ये 5, और इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। तो जो फॉर्म बची, ऊपर बचा 7 और नीचे क्या बचा? ये देखो 5 दूनी 10, 2 4 और ये 8, तो 8 इंटू 10 80 बचा। तो ये हमारे पास क्या होगी? ये होगी 7/80, और ये थर्ड है जो वो P/Q की फॉर्म है। तो आपकी मर्जी है, जो मर्जी आप लिख सको। फर्स्ट फॉर्म ये है, आप ये भी लिख सको, सेकंड फॉर्म ये है, आप ये भी लिख सको, और थर्ड फॉर्म पेपर में आप या भी लिख सको। यहाँ पर आपकी मर्जी है कि आप कौन सी। हमारे पास प्रॉब्लम है वो है 0.375 को हमने लिखना है P/Q की फॉर्म में लिखना है। तो इसकी इंग्लिश स्टेटमेंट यही है कि एक्सप्रेस करना है हमने 0.375 किस फॉर्म में? P/Q की फॉर्म में। तो देखिए ना हम कैसे लिखेंगे, तो जो ये है ना 0.375, इसको लिखने का जो तरीका है वो आप एक काम करो, इसको पॉइंट के बाद है जो वैसे का वैसा नंबर लिख लो। तो ये हो गया 375 375, और फिर ना पॉइंट के बाद इसको 1 नीचे लगा दो, और पॉइंट के बाद देखो कितने डिजिट है, और पॉइंट के बाद आप देखोगे 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट है, तो यहां पर ना 3 डिजिट ये है। तो इसको हमने लिख दिया P/Q की फॉर्म में। अब इसकी फॉर्म बहुत सारी हो सकती है। सबसे पहले तो ये भी हो सकती है, सेकंड है जो वो ये भी हो सका 375 डिवाइड बाय 1000, और 1000 को हम लिख सका 10 इंटू 10 इंटू 10, और ये इक्वल है 375 डिवाइड बाय, अब देखो 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 10 की पावर 3, तो इसका आंसर ये भी हो सका। और एक जो तीसरा मेथड है, इसके आप प्राइम फैक्टर कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो आप 375 की। देखो अगर मैं ना 375 को टुकड़ों में लिखूं, तो आप देख सकते हो ये डिवाइड होगा 5 से, तो यहां पर आएगा। इसी प्रकार ये 5 से डिवाइड होगा, तो यहां पर 15, ये भी 5 से डिवाइड होगा तो 3 और 3 1 ये है। तो हम इसको ना 375 को लिख सका डिवाइड बाय 100 1000, और ये इक्वल है 375 डिवाइड बाय, अब इसके फैक्टर कर लो एक बार। तो जो 1000 है ना उसके फैक्टर आप कर सको, ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और इसी प्रकार अगर आप ना जो 375 है इसके टुकड़े करोगे ना,
तो आपको जो इसके फैक्टर मिलेंगे वो मिलेंगे ये। तो यहाँ पर है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। तो जो ऊपर नीचे है वो सारा काट दो। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ से 5, यहाँ 5, और इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। तो जो ऊपर बचेगा वो देखो ये 3 बचा ऊपर, और जो नीचे बचा वो बचा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 2 जो 4 और 4 दूनी ये 8। तो जो इसकी फॉर्म है ना पी बटे क्यू की, वो 3 फॉर्म है। पहली फॉर्म ये है, सेकंड फॉर्म ये है, और थर्ड फॉर्म ये है। अगर ये एमसीक्यू है ना तो इनमें से एक आंसर आपको जरूर मिलेगा। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट ये है कि ना हमने 0.104 को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करना है, और इसी प्रकार एक्सप्रेस 0.140 को लिखना है हमने किस फॉर्म में, पी बटे क्यू की फॉर्म में। तो इसको ना पी बटे क्यू की फॉर्म में 3 मेथड से लिख सका। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट मेथड है जो वो है जैसे 0.104, इसको मैं सिंपल लिख सकूं। अब इसको नंबर लिख दो, तो ये नंबर है 104 डिवाइड बाय, अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है तो आप देख सको 1 2 3 डिजिट है, तो 3 0 लगा दो। पहली फॉर्म तो होगी हमारे पास ये इसकी। सेकंड फॉर्म है इसको ही जो 0.104, इसको मैं ये भी लिख सकूं 104 डिवाइड बाय 1000, और 1000 को मैं लिख सकूं 10 इंटू 10 इंटू 10, और ये इक्वल है 104 डिवाइड बाय, अब देखो 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये होगा 10 की पावर 3, ये है। तो सेकंड फॉर्म ये है। थर्ड फॉर्म इसको सिंपलीफाई फॉर्म में अगर आप करा तो देखो, अगर मैं ना 104 के पहले फैक्टर करूं तो 104 है वो 2 पे चलेगा तो यहाँ आएगा 52, फिर ये 2 पे चलेगा तो यहाँ आएगा 26, फिर ये 2 पे चलेगा तो यहाँ आएगा 13, और फिर 13 पे चलेगा तो यहाँ आएगा 1। तो जो 104 ये है 104 डिवाइड बाय 1000, इसको मैं लिख सकूं 104 की जो फैक्टर ये है मैंने प्राइम फैक्टर वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13 डिवाइड बाय, अब 1000 के फैक्टर करने हैं। अब आप यहां देखो 10 के फैक्टर कितने होंगे, 2 इंटू 5 होगा, तो 2 इंटू 5। इसी प्रकार इस 10 के कितने फैक्टर होंगे, 2 इंटू 5, और अगले के भी वैसे ही होंगे। अगर आपको ये दिखे ना कि यहाँ पर 1 के बाद कितनी जीरो है, 1 के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 3 जीरो है, तो इसके जो फैक्टर होंगे ना, अगर 4 जीरो है तो 4 बार हमने 2 लिखना है, और 4 बार हमने 5 लिखना है। तो इसके फैक्टर ये है। अब जो कॉमन है वो काट दो, तो 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2, तो जो नीचे बचेगा वो बचेगा 13 डिवाइड बाय ये 125। तो आप देख सको जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है ना वो तो ये है, और जो आंसर बाकी है वो ये भी हो सके, इसका आंसर करेक्ट ये भी हो सके, और इसका आंसर करेक्ट ये भी हो सके। वो आपकी मर्जी है कि आप कौन सा। हमारे पास ये क्वेश्चन है जो है 0.15 को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, और इसकी इंग्लिश स्टेटमेंट यही है, एक्सप्रेस 0.15 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, कि जो ये 0.15 है ना उसको हमने किस फॉर्म में लिखना है, पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखना है। अब इसकी जो पी बाई क्यू फॉर्म है ना वो 3 है, देखियो आप कैसे है। तो जो फर्स्ट फॉर्म है ना वो है 0.15, इसको लिख सकूं मैं ऐसा। अब देखो अगर मैं यहां से 0 हटा दूं तो ये 15 बचेगा, और डिवाइड बाय 1। अब 1 के बाद कितनी जीरो लगानी है ना वो यहां देखो आप, पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं, 2 हैं, 2 डिजिट है, तो 2 जीरो लगा दो, ये है।
तो फर्स्ट फॉर्म तो होगी ये। सेकंड फॉर्म देखो, ये 15 डिवाइड बाई 100 है, तो इसको मैं लिख सकूं 15 डिवाइड बाई, अब 100 को मैं लिख सकूं 10 इंटू 10, तो ये है 15 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 कितना होगा 10 की पावर 2। तो इसकी जो दूसरी फॉर्म है वो ये भी है। अब इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो 15 बाई 100 तो ऐसे कैसा ही है, इक्वल है। अब इसका फैक्टर करो आप, अगर आप 15 के फैक्टर करोगे ना तो 15 के फैक्टर हो गए 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 होंगे 15 के फैक्टर। इसी प्रकार अगर मैं 100 के फैक्टर करूं ना, तो अब देखो एक के बाद कितनी जीरो है, 2 जीरो है ना, अगर जितनी बात जीरो है एक के बाद तो उतने ही फैक्टर में 2 होंगे, तो कितनी जीरो है 2 है तो 2, अब 2 ही 5 होंगे, मीन 5 इंटू 5 ये है। अब जो कैंसिल है ना वो कैंसिल कर दो, 5 से 5 कैंसिल, तो जो ऊपर बचा वो 3, नीचे बचा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 ये बचा। तो इसकी जो P बाई क्यू फॉर्म है ना थर्ड फॉर्म वो ये है। तो आपकी मर्जी है आप कौन सा लिखना चाहो, आप तीनों में से कोई भी फॉर्म को। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट ये है, 15.75 को P बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, कि एक्सप्रेस करना हमने 15.75 एज P बाई क्यू। इसको एक्सप्रेस करने के बहुत सारे मेथड हैं, तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ये है 15.75 है, इसको पॉइंट हटा दो, 15.75 ऐसे का वैसा लिख दो, डिवाइड में 1 लगाकर। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट लगा दो। फर्स्ट फॉर्म तो ये है। सेकंड फॉर्म है जो वो है 1575 डिवाइड बाई 100, ये है 1575 डिवाइड बाई 100 को मैं लिख सकूं 10 इंटू 10, तो ये है 1575 डिवाइड बाई 10 इंटू 10, 10 रेज़ टू द पावर 2। सेकेंड फॉर्म ये है। थर्ड फॉर्म है जो आप एक काम कीजिए 1575 के टुकड़े कीजिए, तो अगर आप इसके प्राइम फैक्टर करोगे तो ये चलेगा हमारे पास 3 पर, ये 5 पर चलेगा, इसको मान लीजिए। तो ये 5 3 जा 5 1 जा, ये बचेगा। अब फिर किस पर चलेगा ये, अब चलेगा 5 पर, तो 6, ये बचेगा 3। फिर किस पर चलेगा, ये 3 पर चलेगा, तो 2 1, फिर 3 पर चलेगा तो कितना बचेगा 7, 7 पर चलेगा 1 बचेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1575 बाई 100 इक्वल 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइड बाई 100 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 से 5 कैंसल, इस 5 से इस 5 कैंसल, तो कितना बचेगा, यहां पर बचेगा 63 डिवाइड बाई 4। तो आप देख सकते हो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगर एमसीक्यू में है तो आपको चेक करने पड़ेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। अगर सिंपल है तो आपने ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस इस फॉर्म में आपने लिख देना है। अब हमारे पास जो ये क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है, पॉइंट 125 को P बटे क्यू के रूम में व्यक्त कीजिए, और यही इंग्लिश में है कि पॉइंट 125 को ना लिखना हमने किस फॉर्म में, P बटे क्यू की फॉर्म में हमने इसको लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको। लिखने का ना हमारे पास 3 मेथड है। तो जो फर्स्ट मेथड है वो ये है, पॉइंट 125 इसको वैसे का वैसा लिखिए। अब देखिए इसको लिख दीजिए वैसे का वैसा बिना पॉइंट के। तो अगर बिना पॉइंट के मैं लिखूं तो 1 2 5 ये लिखूंगा, डिवाइड में। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 3 है ना, 3 लिख दो, तो ये है 125 डिवाइड बाई 1000, ये है हमारे पास P बटे क्यू की फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म होगी ये हमारे पास, क्योंकि इस जीरो का कोई मतलब नहीं है आगे लाने का। अब
अगर मैं इसी की सेकंड फॉर्म की बात करूं तो 125 डिवाइड बाय 1000 ये है, तो 125 वैसे का वैसा, और इसको मैं 1000 को लिख सकूं 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये इक्वल है 125 डिवाइड बाय, अब देखो 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 10 10 ये कितनी बार है, ये हमारे पास 3 बार है ना, तो 10 की पावर 3 भी लिख सकूं। ये हमारे पास होगा सेकंड मेथड। अब जो थर्ड मेथड है ना वो है 125 डिवाइड बाय 1000, इसके आप प्राइम फैक्टर करो 125 के, तो अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर करूं 125 के, तो ये 5 पर चलेगा 25 आएगा, फिर 5 में चलेगा 5 आएगा, फिर 5 में चलेगा 1 आएगा, तो 125 को मैं लिख सकूं 5 इंटू 5 इंटू 5। इसी प्रकार 1000 है, ये 1 के बाद कितनी जीरो है, 3 जीरो है, तो इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे ना वो 3 टाइम्स तो 2 होंगे, मीन्स 3 बार होंगे 2 2, और फिर 3 बार ही 5 5 होंगे, ये है। तो आप कैंसिल कर दो, जो कैंसिल हो तो 1 5 से ये 5, दूसरे से ये, तीसरे से ये, तो कितना बचा 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 8, तो ये हमारे पास थर्ड फॉर्म होगी। तो आपकी मर्जी है, आप जो सी फॉर्म लिखना चाहो, आप फर्स्ट वाले लिख सकते हो, सेकंड वाले लिख सकते हो, थर्ड वाले लिख सकते हो। अगर आपके पास ऑप्शन में आएगा तो इन तीनों ऑप्शन में से कोई सा भी आ सके, आप थर्ड कोई सा भी फॉर्म लिख सको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और इसकी स्टेटमेंट ये है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर 13 बाय 3125 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कि जो हमारे पास रेशनल नंबर है, प्रमेय संख्या है 13 डिवाइड बाय 3125 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो देखना, जो ये है 13 बाय 3125, सबसे पहले आप 3125 को लीजिए, इसका कीजिए आप प्राइम फैक्टर। अगर इसके आप प्राइम फैक्टर करोगे तो 31 25 ये चलेगा 5 पर, तो यहां पर आएगा कितना आएगा, फिर ये चलेगा 5 पर, तो यहां पर कितना आएगा 125 आएगा, फिर ये चलेगा 5 पर, तो कितना आएगा 25 आएगा, फिर ये चलेगा 5 पर, तो कितना आएगा 5 आएगा, फिर 5 पर तो कितना आएगा 1 आएगा। तो ये हमारे पास जो 31 25 है वो किस फॉर्म का है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और इसको मैं लिख सकता हूं 5 रेज टू द पावर 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 0, और वो किस फॉर्म का है, वो इसी फॉर्म का तो है 5 रेज टू द पावर m इंटू 2 रेज टू द पावर m। अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म का है तो हमें क्या कंपलसरी है कि जो ये रेशनल नंबर है ना वो क्या है, वो टर्मिनेटिंग है, वो हमारे पास शांत है। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना वो क्या है, वो शांत है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और इसकी स्टेटमेंट ये है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर 15 बाय 1600 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कि जो ये हमारे पास प्रमेय संख्या है 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या है, वो शांत है या वो अशांत आवर्ती है। तो देखिए, जो ये नंबर है हमारे पास 15 बाय 1600, इसका जो नीचे वाला है जो डिनोमिनेटर है उसको लीजिए और इसके कीजिए आप फैक्टर। तो अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो ये 2 पर चलेगा तो यहां पर आएगा 800, फिर 2 पर चलेगा तो ये 400, फिर 2 पर चलेगा तो ये आएगा 200, फिर 2 पर चलेगा तो 100, फिर 2 पर चलेगा तो ये आएगा 50, फिर 2 पर चलेगा तो ये आएगा 25, फिर 5 पर चलेगा तो 5 पर चलेगा तो 1। तो इसका प्राइम फैक्टर लिखिए आप। तो अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर लिखूं, 1600 के प्राइम फैक्टर लिखूं तो ये कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितनी बार है, 6 बार है। तो यहां पर और 5 इंटू 5,
तो मैं इसको लिख सकता हूं 2⁶, क्योंकि ये 6 बार है, 5⁻², ये है। अब इसको देखिए, ये इसी फॉर्म का तो है 2⁻m इंटू 5⁻n, इसी फॉर्म का तो है। अगर डिनोमिनेटर क्या हो इस फॉर्म का है, तो जो ये नंबर होगा, ये नंबर वो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। वो नंबर क्या होगा, वो हमारे पास शांत परिमेय संख्या होगी, और यही हमारा क्या है, आंसर है।